नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के महान शासकों के क्रम में अंतिम कड़ी के रूप में हर्षवर्धन के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। मैं उनके इतिहास के संदर्भ में इस वीडियो में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। बस एक हमने शीर्षक चुना है, उसमें से एक प्रसंग हमने चुना है कि क्या पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष, भारत के महान शासक को पराजित करके मार डाला था। इसी संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। अब तक जो स्रोत उपलब्ध हैं, किताबों में जो लिखा है और जो भी स्रोत सामग्री उपलब्ध है, उनके आधार पर हम अपना एक निष्कर्ष निकालेंगे। आप सबको मालूम है कि प्राचीन भारत के शासकों के क्रम में न जाने कितने शासक आते हैं, कितनी महानता छिपी है उनमें। उन महान शासकों में हर्ष का नाम अद्वितीय है। हर्ष को मुख्यतः उनके दानी स्वरूप के लिए भारत में विशेष रूप से जाना जाता है कि प्राचीन भारत के शासकों में वैसा दानी शासक दूसरा कोई नहीं है जिसने प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित छठे महामोक्ष परिषद में उन्होंने न सिर्फ अपने सारे जेवरात, सारी धन दौलत गरीबों में दान कर दी, वरन अपनी बहन राजश्री के भी गहने उन्होंने दान में दे दिए थे। यह तो मतलब कौन न इस बारे में चर्चा करता हो, यह बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि उन्होंने राजश्री तक के गहने दान में दे दिए थे। तो हम उस पूरे प्रसंग में नहीं जाएंगे, कभी अवसर मिलेगा और कभी ऐसा प्रसंग आएगा तो मैं महामोक्ष परिषद के बारे में तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आपके समक्ष अपनी बात मैं अपने अनुसार रखूंगा, लेकिन आज का शीर्षक कुछ और है। आज का शीर्षक, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा, कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से जब सम्राट हर्ष का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या हर्ष की ऐसी पराजय हो गई कि पुलकेशिन द्वितीय ने उनको मार डाला। बस इसी पर हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक संदर्भ में चर्चा कर लें कि सम्राट हर्ष भारत के प्राचीन शासकों में ऐसे अंतिम कड़ी थे जिन्होंने उत्तर भारत में खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई राजनीतिकता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो छठी शताब्दी में यहाँ उत्तर भारत की जो एकता थी, राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न जो हो गई थी, उसको उन्होंने पुनः स्थापित किया था। इसमें कोई दो राय नहीं। सम्राट हर्ष का शासन उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक विस्तृत था। तो एक बहुत बड़े भूभाग के वो स्वामी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हीं के समकालीन दक्षिण में नर्मदा नदी के उस पार लगभग संपूर्ण भारत पर एक बहुत बड़े शासक का साम्राज्य था और वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य शासक थे। उन्होंने भी अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। हम यहाँ भेद नहीं करेंगे कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा और कौन इसमें नायक कौन खलनायक। दोनों भारत के शासक थे, दोनों महान शासक हैं। दक्षिण के महान शासकों में पुलकेशिन द्वितीय की गणना होती है, जैसे उत्तर भारत के महान शासकों में, भारत के महान शासकों में, भारत के प्राचीन महान शासकों में सम्राट हर्ष की गणना होती है। ऐसे पुलकेशिन द्वितीय को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो बस आज का प्रसंग एक सीमित प्रसंग पर है, एक ऐसे प्रसंग पर जिस पर अभी से अभी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है कि वास्तव में प्रसंग क्या रहा होगा। जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हम अपनी बात यहाँ आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं मूल बिंदु पर। जैसा कि हमने कहा कि सम्राट हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत में कितने क्षेत्रों में विस्तृत था। सम्राट हर्ष के समय में ही, जैसा कि आपको मालूम है, चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आए, यहाँ लगभग 15 वर्ष रहे और सम्राट हर्ष के शासनकाल को लगभग उन्होंने बड़े नजदीक से देखा था। और जब छठा महामोक्ष परिषद प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित हुआ था, वो स्वयं वहां उपस्थित थे। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपना विवरण जो प्रस्तुत किया, उनमें सम्राट हर्ष की ह्वेनसांग ने भूरी प्रशंसा की थी, उनके दानी स्वभाव की प्रशंसा की थी और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और अपने विवरण में उन्होंने आभास भी दिलाया कि पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था। युद्ध तो हुआ था और तय है कि वह युद्ध निर्णायक रहा होगा। अब जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर जो सबसे पुष्ट प्रमाण सामने उपस्थित होते हैं, वो स्वयं पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, जो उसके दरबारी विद्वान रविकीर्त ने लिखा था। तो उसके भी दरबारी विद्वान थे और सम्राट हर्ष के भी दरबारी विद्वान
बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित कादंबरी लिखा था। स्वयं हर्ष बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने 3 अविस्मरणीय पुस्तकें लिखी थी। अविस्मरणीय कादंबरी और उनकी 3 अविस्मरणीय पुस्तकें थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो लगभग सब लोग जानते हैं कि यह सम्राट हर्ष की कृतियां हैं। तो वो तो अलग चैप्टर है। हम मूल बात पे आते हैं कि क्या वास्तव में पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को पराजित किया और उन्हें मार डाला। तो हम उस मूल विवरण में आते हैं। जब इसको पढ़ा जाता है और इसका निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसा मिलता है कि दोनों लोगों में, दोनों पक्षों में, दोनों महान शासकों में भयानक संग्राम हुआ था। युद्ध कई दिनों तक चला था। अब ये भी हो सकता है कि 2 बार युद्ध हुआ हो और एक बार हर्ष की विजय हुई हो और एक बार पुलकेशिन द्वितीय की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि तिथियों का सही क्रम मिलता नहीं है। तो युद्ध तो हुआ और जैसा कि विवरण मिलता है कि दोनों में यह युद्ध काफी लंबा चला और अंततः दोनों एक दूसरे के सामने समकक्ष यानी समान रूप में खड़े हुए। यानी इनमें से यह तय कर देना कि सम्राट हर्ष अधिक शक्तिशाली या पुलकेशिन द्वितीय अधिक शक्तिशाली, यह तय नहीं हो पाया। लेकिन क्षति दोनों तरह से हुई और एहोल अभिलेख से लगता है कि सम्राट हर्ष की कुछ ज्यादा ही क्षति हो गई थी। फिर दोनों में समझौता हुआ होगा और समझौते के तहत नर्मदा के उस पार पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य माना गया और नर्मदा के इधर सम्राट हर्ष का साम्राज्य माना गया और उस समझौते के तहत फिर हर्ष की सेनाएं वापस आई। लेकिन एहोल अभिलेख पर अगर नजर डालें तो लगता है कि हर्ष को की क्षति ज्यादा हुई थी। तो अब ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा रणक्षेत्र रहा होगा जिसमें अमूमन जो प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो संग्राम होते थे, जो लड़ाइयां होते थे, जो युद्ध होते थे, तो निर्णायक युद्ध होते थे, रणक्षेत्र में लड़े जाते थे। एक पक्ष स्पष्ट रूप से विजयी होता था, दूसरा पराजित पक्ष का राजा या शासक या तो मारा जाता था रणक्षेत्र में या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसा लगता है कि एक समझौता हो गया होगा, क्योंकि अगर सम्राट हर्ष को पराजित करके मार डाला गया होता या बुरी पराजय दे दी गई होती तो पुलकेशिन द्वितीय की सेनाएं नर्मदा के इस पार भी आती। आगे जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो उनमें भी शामिल हुई होती। ऐसा कुछ विवरण नहीं मिलता है। इसे देखकर लगता है कि लड़ाई हुई, लेकिन वह वैसी निर्णायक लड़ाई नहीं थी जैसे कि निर्णायक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि सम्राट हर्ष की सेनाएं वापस आई होंगी, लेकिन काफी क्षति हो गई होगी। एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने जो लिखा था उसमें कहा गया है कि जिस महाशासक के सामने समृद्ध शासकों की सेवाएं नतमस्तक होती थीं, उस हर्ष का हर्ष हाथियों के मारे जाने पर काफी व्यतीत हुआ था। हाथियों के मारे जाने पर काफी व्यतीत हुआ था। यानी वह एहोल अभिलेख यह कहता है कि हर्ष दुखी थे, हर्ष का जीवन आनंदमय था, लेकिन हर्ष का हर्ष लिखा है, हर्ष का हर्ष काफी वो हृदय उनका काफी विचलित था। तो एहोल अभिलेख यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि हर्ष की ऐसी पराजय हुई कि वो रणक्षेत्र में मारे गए या बुरी पराजय या मुंह छिपाकर भागे या पीठ दिखाकर भागे, ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलता है। तो मैं आपके समक्ष अपनी यही बात रखना चाहता था। पढ़ने के बाद एक जो निष्कर्ष निकलता है, जो मेरे हृदय में निष्कर्ष निकलता है, वो ये कि दोनों महान शासक थे, दोनों रणक्षेत्र में समकक्ष, जैसा लगता था कि दोनों में वीरता अद्वितीय है और दोनों एक दूसरे के सामने एक जैसे पराक्रम के रूप में खड़े हुए और पराक्रम एक जैसा था। लेकिन क्षति हर्ष की जरूर ज्यादा हुई थी, क्योंकि अभिलेख जो कहता है उसमें यही बात छिपी हुई है। तो फिर सेनाएं वापस हुई होंगी। अगर बुरी पराजय हुई होती या जैसे कि रणक्षेत्र में पराजय हो जाती है तो दूसरे साम्राज्य पर जीतने वाले का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ऐसा दिखता नहीं है। तो लगता है कि युद्ध हुआ, लेकिन वैसा निर्णायक युद्ध नहीं था। तो हमने आपके समक्ष अपनी बात बड़े संक्षेप में रख दी। अब देखिए, स्वयं सम्राट हर्ष ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। उन्होंने स्वयं सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि धारण की थी। इसी तरह से दक्षिणेश्वर पथनाथ की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। मतलब ये इस पदवी से भी यह आभास लगता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण की तरफ और इनका साम्राज्य उत्तर की तरफ। ठीक है, मतलब ये उत्तर के नाथ थे और वो दक्षिण के नाथ थे। ठीक है, इन्होंने भी परिवेशर की उपाधि धारण की थी, उसने भी परिवेशर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पूरी पराजय हुई और उस पराजय में हर्ष मारे गए थे। तो हमने आपके समक्ष बड़े संक्षेप में अपनी बात रखी। हमें विश्वास है कि आप
हमारे वीडियो को इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और अच्छे कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कम से कम अब कर लीजिए, खूब अधिक कीजिए। और हमारे वीडियो को आप सुनते हैं और सुनने के बाद जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर अन्य जानकारियाँ हैं उन्हें भी देखिए। धन्यवाद।